आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज़रूम में आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं अपना न्यूज़लेटर जो ऑडियो और टेक्स्ट की शक्ल में आपके पास आता है। मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। और कल खासा एक तरह से इसको बोलते हैं व्यस्त न्यूज़ डे रहा है। तो गौरव, जल्दी से पहले एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं, फिर उन पे बात करते हैं। जी मॉर्निंग। कृष्ण जन्मभूमि मामला कल सुर्खियों में रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शाही जो ईदगाह मस्जिद है उसे विवादित ढांचा साबित घोषित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये बात नहीं मानी है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। उसमें यूपी की सरकार ने अब वेंडर्स को कहा है, जो दुकानदार रेडी वाले हैं सब हैं, कि आप एक QR कोड वहां पर रखेंगे। लेकिन इसके जरिए हो क्या रहा है कि धर्म की पहचान होने लगी है। अब ऐसी खबरें आई कि VHP के कार्यकर्ता स्टॉल पे जाके QR कोड के जरिए धर्म तलाशने लगे हैं। पिछले साल भी इस पे सुप्रीम कोर्ट का आया था कि आप इस तरीके से नाम रखने को लेकर दबाव नहीं डाल सकते वेंडर पे। संभल हिंसा पर भी रिपोर्ट आई है और इसमें ये निकल के आया कि शाही जो मस्जिद थी उसके वुजू खाने का पानी निकलने के बाद हिंसक झड़पें हुई और वो पूरा मामला हिंसक होता चला गया। एयर इंडिया को लेकर जो पिछले दिनों अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अब एक रिपोर्ट आई है इंटरनल गवर्नमेंट की, जिसे राइटर्स ने देखा है। तो उसमें यह है कि मार्च में ही DGCO ने एयर इंडिया को फटकार लगाई थी कि भाई आपको जरूरी जो मरम्मत करनी है, इंजन के जो जरूरी पुर्जे बदलने हैं, वो उसमें देरी क्यों हो रही है। तो अब एयर इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया था कि हमने बदल दी। अब पता लगा है वो कागजों में वो मरम्मत हुई थी खाली। बिहार को लेके जो मतदाता सूची को लेके गफलत बनी हुई है वो अब भी जारी है। और यहाँ पे कानून से ज्यादा ERO तय करेगा कि मतदाता सूची और नागरिकता पर क्या उसे फैसला लेना है। तो इस पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से, मतलब एक अधिकारी के भरोसे नहीं होना चाहिए। कानूनन मामला है नागरिकता का, और एक अधिकारी कैसे तय कर सकता है कोई भी। चीन जो ऑपरेशन सिंदूर था उस समय सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ हर स्ट्रेटेजिक मूव पे बातचीत कर रहा था, उन्हें सलाह दे रहा था। ये एक रिपोर्ट और आई है निकल के। किरण रिजिजू साहब ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर उस बात का समर्थन किया था कि ये इसका अधिकार सिर्फ दलाई लामा को है कि वो अपना उत्तराधिकारी को घोषित करे या उसे मान्यता दे। लेकिन अब चीन ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये इंटरनल मामला है, आप भारत इसमें इस तरीके से। फिर भारत सरकार की भी सफाई आई कि नहीं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। NCERT ने 5वीं और 8वीं की किताबों को अभी तक जारी नहीं किया और उसके पीछे वजह ये आ रही है कि अभी RSS कि इसमें मौजूदगी के चलते, कि उन्हें पहले चेक करना है कि कहीं कोई कंटेंट ऐसा ना चला जाए जो सरकार विरोधी हो। इसके चलते अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई है। DMK ने आरोप लगाया है कि मोदी और अमित शाह ने तमिलनाडु को अधिक धन आवंटन के झूठे वादे किए हैं। और उन्होंने पूरे राज्य में एक पार्टी के 75 साल हो रहे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम भी चलाया है जिसमें वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे तमिलनाडु के लोगों को। इसके अलावा बीजेपी विधायक है महाराष्ट्र नितेश राणे, उनके खिलाफ हेट स्पीच को लेकर 3 जिलों में शिकायतें दर्ज की गई हैं। दूसरी ओर बंगाल में जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और वो चाहती है कि मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा एक साथ निकले। तो ये दो मामले बीजेपी के आते हैं। एक तरफ हेट स्पीच पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से नया बयान है। ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए मांगने के लिए भारत से स्विट्जरलैंड गए थे। भारत से दल गया स्विट्जरलैंड। वहां IOC ने सीधे कह दिया कि पहले आप अपने डोपिंग के मामले और अपनी पूरी बॉडी को ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए, वहां जो भी दिक्कतें हैं उनको आप सुधार लीजिए। उसके बाद आप मेजबानी की आप उसके बाद ही उम्मीद करें। तो ये IOC ने भारत को झटका दिया है ओलंपिक की मेजबानी को लेकर। एशिया कप के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आई, इसके लिए वीजा प्रक्रिया शुरू हो गई है। रूस ने कल तालिबान के शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। और इसके अलावा हमने एक खबर ली है कि कैसे चीन की ऑटो कंपनियां
जनरल मोटर्स, टेस्ला जैसी कंपनियों को पछाड़ रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो ये एक हमने खबर कैरी की। नसूरुद्दीन शाह ने दिलजीत दोसांझ का समर्थन करते हुए एक लंबा लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, उसे भी हमने कैरी किया है। तो आज की मोटे तौर पे हमारे पास यही खबर है। तो राजेश, ये जो कृष्ण जन्मभूमि मामला है और ये अयोध्या का फैसला भी हुआ था, उसके बाद लगातार ये दोनों जगहों पे चल रहा है, जो बनारस और फिर बीच में संभल कभी। तो क्या इसका ये फैसले को कैसे देखना चाहिए? नहीं, मुस्लिम पक्ष को फौरी तौर पे तो राहत है। मतलब जो हिंदू पक्ष है उसने ये मांग रखी थी कि भाई इसको जो है विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए और अदालती जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स है, उसमें भी इसको जो है विवादित ढांचे के रूप में दर्ज किया जाए। तो हाई कोर्ट की जो बेंच है उसने तुरंत ही इसको रिजेक्ट कर दिया और इस मामले में जो करीब 18 जो है केसेस उनको क्लब कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। तो है तो मुस्लिम पक्ष के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना था कि भाई ये 400 साल पुरानी इमारत है और हमारे पास पूरी चीजें हैं। वही हिंदू पक्ष का कहना था कि भाई ये मतलब कब्जा है, ये अवैध अतिक्रमण है और वहाँ तमाम चीजें वहाँ ऐसी मौजूद हैं जो ये साबित करती है कि ये हिंदू मंदिर था वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल तो एक राहत है और ये बड़ी खबर है कि वो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इस पर विवादित ढांचा नहीं मान सकते, खारिजी कर दिया इसको। तो अब देखना होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व हिंदू परिषद है, वो मतलब किस तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो उनके हाथ में है। और ये अभी तो चलेगा ये, मतलब बनारस का ज्ञान व्यापी वाला भी, ये जो बनारस का मामला है और ये मथुरा का, ये उनके उस पर है ही है कि भाई ये अयोध्या के बाद ये दोनों जो है टारगेट पे हैं। और जैसे जैसे मतलब इलेक्शन नजदीक आएगा तो ये फ्लेयर होगा, ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ, ये संभल में भी उसकी भी एक रिपोर्ट पीसीआर लेकर आया है, जो तो उनका भी यही कहना है कि ये इसमें जो इस तरह का जो एक वो चला रहे हैं, वजू खाने को पानी खाली कराने के बाद फिर वहां पे हिंसा शुरू हुई, तो उसके बारे में वो भी एक तरह से हॉटस्पॉट में बदल चुका है। हाँ, उसमें रिपोर्ट में ये है, और जांच रिपोर्ट जो उन्होंने रिलीज की है कि भाई जो सरकारी प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके साथ जो है काफी भीड़ थी और वो नारे लगा रही थी भीड़, और उसी बीच क्या है कि जो फ्लू खाना है उसका पानी निकाल दिया गया। तो इस कार्रवाई को मतलब जाहिर है मुस्लिम पक्ष ने उसको अपमानजनक माना, और इस वुजू खाने से पानी निकालने के बाद ही हिंसक झड़पें शुरू हुई। और फिर उसमें यह भी है कि भाई बाद में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई, तो वो उन्हीं इलाकों में चलाई गई जहां समाजवादी पार्टी के नेता रहते हैं या उनका इलाका है, जो भी है, वहां मतलब टारगेट करके किया गया। तो ये सारी बातें हैं उस रिपोर्ट में। हालांकि प्रशासन ने इनकार किया है कि वो तो कि भाई ये सब गलत आरोप है और ये रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कहा गया है जांच रिपोर्ट में कि टारगेट करके जो है कार्रवाई की गई और लोगों को उकसाया गया, और बाकायदा मतलब वो 5 लोग उसमें मारे गए थे, 5 मुस्लिम मारे गए थे संभल की हिंसा में। तो वो कैसे गोलियां चलाई गई, क्या हुआ, ये सब है, तफसील के साथ है उसमें। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो वो लोकल एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, जिनके बेटे पे आरोप था, उसको निर्दोष बताया गया है कि वो मौजूद जरूर था वहां मौके पर, लेकिन उसका हिंसा में, उसको भड़काने में हिंसा को कोई भूमिका थी नहीं, ऐसा कहा गया है। फिर ये रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है, ये एयर इंडिया के हवाई जहाज की गौरव, इसको क्या ये
यही कारण है उस दुर्घटना का कि उसमें पार्ट्स टाइम पे नहीं बदले गए थे। ये गोपनीय रिपोर्ट आई है कि भाई मार्च में डीजीसीए ने एयर इंडिया की बजट शाखा है एयर इंडिया एक्सप्रेस उसको फटकार लगाई थी कि भाई, और ये फटकार भी नहीं कब नहीं, लगी पर थी जब यूरोपीय विमान इस जहाज के बारे में नहीं है, वो एक जेनरिक बातचीत है। जेनरिक बातचीत है कि भाई एयर इंडिया अपने एयरबस को कैसे मेंटेन कर रहा है, इसको लेके वो बातचीत है। और वो फटकार लगाई गई थी कि मतलब आप लोग भाई टाइम पे जो रिपेयरिंग वर्क होना चाहिए या जो जरूरी जांच है वो क्राइटेरिया आप पूरा नहीं कर रहे हो, और कागजों में आप बता दे रहे हो कि नहीं हमने बदल दिए, पार्ट्स बदल दिए, सब ठीक है, सब ओके है। तो इस तरीके की बात मार्च में ही सामने आ गई थी। तो जाहिर सी बात है एयर इंडिया ने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया और चीजें गड़बड़ाई। नहीं नहीं, पर ये जो खबर है, ये जो पूरी रॉयटर्स की जो खबर है, वो एक जनरल एक एटीट्यूड के बारे में है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के लोग कोई बहुत अधिक तत्परता से अपने मशीन्स को, हवाई जहाजों को ठीक से रखने में कोई वो नहीं कर रहे। एक खबर जो ये एयरबस A320 के इंजन को लेके ये मार्च में डीजीसीए ने अपनी ओर से कंप्लेन दर्ज की थी, शिकायत दर्ज की थी भाई जांच में ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो एक और खबर है जो बिहार की मतदाता सूची को, जिसमें हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, इस पे हमारा एक वीडियो भी आया है जिसमें हमने बिहार के पत्रकार समीर अहमद से बातचीत की है। वो और उसमें एक वकील साहब का कोट है जिसमें वकील मोहम्मद अमन खान ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा दारोमदार जो है, जैसे कि असम में हुआ था कि वो एक ERO एक सरकारी मुलाजिम के पास है जो चाहेगा तो तय करेगा कि आप इसमें शामिल होने के लायक हैं या नहीं है, और उसके बाद अगर वो कहता है कि शामिल होने लायक नहीं है तो आप एक बड़े दुस्वप्न में चले जा सकते हैं जिसमें आपकी नागरिकता से लेकर आपकी भारतीयता तक सब कुछ तय होगा उसके बुनियाद पे, और फिर उस तरह से आपके साथ बर्ताव होगा। और जैसा कि असम में हुआ कि वहां पे बहुत सारी खुली जेलें बना के उनको सबको बंद कर दिया गया बाहरी बता के, क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे और ज्यादातर उसके शिकार मुसलमान ही थे। तो ये एक चीज शुरू हो रही है। और जिस तरह से मैं एक अमेरिका के बारे में पढ़ रहा था कि वहां भी एक जो एमिग्रेंट्स को बता के जो लोग प्रवासी वहां पे जो मजदूर है बिना कागजों के, जो अवैध प्रवासी, उनके नाम पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा सा एक प्लान अभी शुरू किया है। तो उस पे आज के हकारा में टिमोथी स्नाइडर जो फासिज्म के बड़े माहिर है उनका एक पीस है, और वो आप जरूर वो पीस पढ़िए और उसको साथ सोचिए कि क्या हम भी कभी ऐसे हो सकते हैं जैसे एक जमाने में हिटलर था, फिर बाद में सोवियत यूनियन के समय में स्टालिन था, कि लोगों को जो भी ये बताकर कि आप के कागज पूरे नहीं हैं, ये बताकर कि आप पूरे के पूरे नागरिक नहीं हैं, आप सौतेले हैं या आप दोहरे हैं, या अलग अलग तरह से ये बता के कि आप सारी जो अर्हताएं हैं वो पूरी नहीं करते हैं, आपको ऐसी जगहों पे भेज दिया जाता है जहां पर फिर आपसे सस्ते दामों पे गुलामों की तरह काम करवा दिया जाता है। और उसको भी एक, तो अब उन्होंने ट्रंप के बारे में लिखा है, टिमोथी स्नाइडर ने, आज के हकारा में हमने उनके सबस्टैक पेज का अनुवाद करके छापा है। तो वो इस तरह का मॉडल होता हुआ हम असम में देख सकते हैं, और इस बात को भी हम जानते हैं कि ये मॉडल अगर असम में हो सकता तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो ये इसलिए सबको सोचने की बात है और उसको उस पर गौर करने की जरूरत भी है। राजेश? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये कांवड़ियों की एक खबर बड़ी, जो एक नई, मतलब हर साल का एक रस्म हो गई है जो यूपी में जो कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा तो पूरे उत्तर भारत में निकलती है, मतलब दूर दूर से कांवड़िया आते हैं और वो लेके जाते हैं जल। तो इस बार फिर वही पिछले साल जो है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी वो रेस्टोरेंट वगैरह पे, वो जो जहाँ भोजन मिल रहा है वो भोजनालय पे अपना नाम
दर्ज कीजिए, उसका प्रदर्शन करिए, उस पर सब रोक लगा दी थी, मगर इस साल फिर शुरू हो गया है और नए रूप में शुरू हुआ है। माने उसका रास्ता एक तरह से रास्ता निकाल लिया गया कि साहब वो जो है अब क्यूआर कोड को कहा गया है, क्यूआर कोड आप जो है लगाइए ताकि उससे ये पता लग सके कि भाई कौन उसका मालिक है, क्या है। मगर इसमें एक और जो नई चीज हो रही है, मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो दुकान पे जा जाके आधार कार्ड देख रहे हैं। मतलब उनको ये अधिकार हासिल हो गया है। जो काम प्रशासनिक मशीनरी का है, अगर आपको कोई चीज करनी है, किसी बात की तस्दीक करनी है, तो भाई आपके पास लंबी चौड़ी मशीनरी है, मगर वो कहीं उसकी भूमिका नहीं है। वो उसका काम कौन कर रहा है? एक स्वयंभू होकर के उन्होंने अपना ले लिया है, हाथ में वो काम ले लिया है, अधिकार ले लिया है। और वो एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी देखा था, तो वो विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता बाकायदा जो है वहां पहुंच करके, और वो भीड़ जो है पूछ रही है कि भाई आप बताइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए। वो क्यूआर कोड जो है वो करके स्कैन करके पता कर रहे हैं। तो ये मतलब ये जो समानांतर व्यवस्था जो शुरू हो गई है, माने जो कार्यपालिका जो हमारे यहाँ काम कर रही है, उसके समानांतर मतलब ये एक जो चेहरे जो सक्रिय हो गए हैं, या ये जो इकाइयां जो सक्रिय हो गई हैं, विश्व हिंदू परिषद, अब बताइए आप उसके लोग जो है जा जाके ये पता कर। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रोक लगाई थी, तो एक नया एक तरीका निकाल लिया गया है और इसका बड़ा हल्ला है। मतलब लोग भले ही इसको जो है, मेरे ख्याल से इसमें राजेश उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, पुलिस है, इसमें शामिल है। और ये इसको इस तरह से कहना और देखना चाहिए, क्योंकि ये जो डीजीपी जो इस समय है मेरे ख्याल से, तो वो वही थे जो उनपे पुष्प वर्षा कर रहे थे कांवड़ियों पे, और वही हैं जो अगर वो चाहेंगे तो ऐसे सब क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम बजाय उनको कहें कि कांवड़िया बजरंग दलियों को कहें, मुझे लगता है वो लोग भी प्यादे हैं किसी और तरह के, वो कोई अपने आप में खुद से ये नहीं कर रहे, उनसे कहा जाता है और वो करते हैं। और उनको वहां की जो सरकार है, वहां की जो पुलिस है, जिनको ये सब बेवकूफियां करने से रोकना चाहिए, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो रोक नहीं रहे हैं। ये उनका काम होना चाहिए था कि ये इस तरह की वो अपनी ड्यूटी बजाएं। यूपी में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा अपराध का अगर आप एनसीआर की डाटा देखो तो बहुत ज्यादा है, और आपके डीजीपी पास फिर भी फुर्सत है कि वो जाके फूल बरसा रहा है जाके कांवड़ियों पे जाके, बजाय इसके कि वो बैठ के उन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करे, जिसके कारण उसका देश, उसका प्रदेश जो है पूरे देश के लिए कलंक है और एक मतलब शर्मनाक चीज है जो उसका जो प्रदेश है। तो उसके पास वो ये बता रहा है कि भाई मेरे पास टाइम है कि मैं जाके देवताओं, जैसे देवता लोग पुष्प वर्षा करते थे, उस तरह जाके वो कांवड़ी पुष्प वर्षा करता है। और कांवड़ी है क्योंकि मेरे घर के बगल में से निकलते हैं, तो इतना न्यूसेंस है कि पूरा का पूरा हाईवे, जिसका टैक्स जो लोग भी यूज करते हैं, या तो वो टोल देते हैं या वो रोड टैक्स देते हैं। तो आप उन दिनों जब वो निकल रहे होते, तो आप, मेरा हक, तो आप जो भी सड़क पर निकलने वाले जो लोग रोज जाने काम से जो लोग जाते हैं, उनका हक आप रोक देते हैं कि आप इसमें से नहीं जा सकते, इसमें कांवड़ियों के लिए है। तो फिर वो ठीक है, कांवड़िए जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो डीजे बजाएंगे, जो कि दिन रात चलता रहता है, जो कि बहुत शोर के साथ वो लोग जाते हैं। फिर उसके बीच वो हाथों में डंडे और इस तरह के जो एक बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ जाते हैं, जैसे कि पता नहीं किसी युद्ध में जा रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो, कि साबित क्या करना चाहते हैं इससे कोई पता नहीं है इसका क्या। और ये कौन लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इनके पास ऐसा कितना टाइम है? आपके देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और आपके पास इतनी फुर्सत है, और उसको लेकर आप इतना अधिक उसको एंटरटेन करेंगे, उनको इंडल्ज करेंगे, उनको इतना महत्व देंगे, और उसके बाद तो जाहिर है ऐसा क्यों करेंगे? कोई तो इसके पीछे भी तो कोई एजेंडा है ना। तो एजेंडा ये है कि वो बाकी सब लोगों को परेशान करो, बाकी सब लोगों को तंग करो, बाकी सब लोगों को छोटा बताओ, बाकी सब लोगों को रोजी रोटी के काम करने से रोको, और उसमें इतना जो है गंद फैला दो कि उसके बाद चीजें कभी भी सामान्य ना हो सके। मेरे ख्याल से ये इसलिए कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ बजरंग दल और वीएचपी के लोग शामिल नहीं है, भाजपा के लोग भी शामिल नहीं, इसमें बाकायदा सरकार के लोग शामिल हैं। ये डीएम चाहे, जो कलेक्टर है, एसपी चाहे, अदालत चाहे, तो क्या ये मुमकिन है?
मतलब ये सबसे ज्यादा एक तरह से। और दूसरी बात, एक और जो सवाल पूछना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो इवन जो वीएचपी के भी जो स्थानीय नेता होंगे, जो जिला विला और प्रदेश के, उनके बच्चे क्यों नहीं आते कांवड़िया वगैरह बन के और ये सब जिस तरह से चलते हैं? तो उसमें आप नहीं पाएंगे। तो ये बजरंग दली भी उस तरह के लोग हैं जो कि बेचारे, जो मुझे तो लगता है कि बहुत ही ऐसे नौजवान जिनको से फंसा के भेज दिया था कि जाओ तुम जाके करो। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मिलता उसमें, कोई भी ठीक से बात करता हुआ व्यक्ति नहीं मिलता उसमें, कोई भी तर्क से बात नहीं कर रहा होता उसमें। एक तो क्या है कि कांवड़ यात्रा जो है कोई अभी शुरू नहीं हुई है। कांवड़िए जो है, ये समस्या जो है कांवड़ियों की तरफ से नहीं है। कांवड़ यात्रा पता नहीं कब से चल रही है, ये अभी थोड़ी 10 साल से ही जो है इशू बनने लगा है। मेरे घर से लोग जाते रहे हैं, मेरे आसपास रिश्तेदारों में लोग जाते रहे हैं। ये जो वेपनाइज किया गया, इसको वेपनाइज कर दिया गया। तो अब उसमें क्या है, जैसे आपने भोजनालय के ऊपर ये बंदिश लगा दी कि साहब ये इसको मैंडेटरी कर दिया, एक आदेश निकाल करके कि आपको अपना नाम लिखना है कि साहब हमको शुद्ध भोजन मिले कांवड़ियों को, ठीक है, पाक भोजन, नापाक नहीं चाहिए हमको। ठीक है भाई, ये अभी क्यों शुरू हो गया? दूसरा ये है कि अगर आपको इतनी चिंता है कि उनको शुद्ध भोजन मिले तो आप लगाइए ना, आप पुष्प वर्षा तो करवा ही रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आप टनों जो है फूल डलवा रहे हैं। आप हर 2 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे एक टेंट लगाइए और एक भंडारे लगते हैं ना। जो अब वैष्णो देवी जाते हैं लोग यात्रा पे और अमरनाथ जी जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, वहां देखिए जम्मू कश्मीर में कौन लोग जो है सेवा में हाजिर रहते हैं और कौन भंडारे जो बाहर के लोग लगा रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लगा करके लोग भोजन देते हैं। आप सरकार की तरफ से लगाइए भाई, लेकिन इशू पाक भोजन का या शुद्ध भोजन का, शाकाहारी भोजन का, पवित्र भोजन का नहीं है मुद्दा क्या है, चीजों को पॉलिटिसाइज करना है और उसको जो है मतलब ध्रुवीकरण करना है। एक आप समझिए, तो जब इरादा ये हो तो जाहिर है कि वो कांवड़ियों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत कौन लोग कर रहे हैं? यही जो मतलब विश्व हिंदू परिषद और जो तमाम ये जो बिरादरियां हैं, ये जो उप समुच्चय बना रखे हैं, समुच्चय के अंदर समुच्चय, सब सेट बना रखे हैं, ये सक्रिय होते हैं। और ये मतलब एक मौसमी टाइप का हो गया। अब 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, हफ्ते भर पहले से, 10 दिन पहले से मतलब शुरू हो गया माहौल। और वहीं क्यों हो रहा है वह साल? कांवड़िए तो पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कॉल उठा के आते हैं और आज से नहीं आ रहे हैं, परसों से आ रहे हैं। ये अभी क्यों? वो बात सही है कि जब सिस्टम जो है उसमें हो जाता है तो फिर वो चीजें जो है आगे बढ़ने लगती है। मैं एक बात जोड़ रहा हूँ इसमें, मैं इस बात से तो मैं खैर सहमत नहीं हूँ कि ये 2014 के बाद ही उत्पात बढ़ा। हम लोग यहाँ पे देखते थे कि ऋषिकेश में 2004 में या 5 में भी जब ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा शुरू होती थी तो सारा फॉरेनर यहाँ से गेस्ट भाग के निकल जाता था, दूसरे हिमाचल चला जाता था या वो दूसरे राज्यों की ओर मूव करने लगता था, क्योंकि इस तरीके की बदतमीजियां पहले भी होती थी, लेकिन उनको प्रशासन की शह इस ढंग से कभी नहीं मिली थी। पहले हम खबरें पढ़ते थे कि भाई कहीं कांवड़ियों ने उत्पात मचाया है तो पुलिस गिरफ्तारियां भी कर देती थी। अभी उन्हें काडर बनाने का जो सिलसिला, ये विशाल परियोजना की तरह है, उन्होंने वो काडर बनाने का जो सिलसिला शुरू कर दिया है कि भाई ये ठप्पा ये तो हमारे हो गए, तो वो एक अलग मसला है। वो आप सही कह रहे हो कि वो ध्रुवीकरण करने की दिशा में ज्यादा नजर आती है कांवड़ यात्रा। उत्पात तो पहले भी होता था कि भीड़ आती थी, गांव से किसान है उसमें, तमाम तरीके का आदमी उसमें चला आ रहा है, कोई भी जो खाली है उसने कांवड़ उठाया चल पड़ा ऋषिकेश। अब वो ऋषिकेश में जब वो अपने समूह में मिलते थे उसके बाद उन्हें ऐसा लगता था कि ये नई किस्म की आजादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक रंग में एक पूरा मॉब चला आ रहा है तो उन्हें एक ताकत सी मिलती थी कि भाई हम भीड़ में तो अब हम कोई चलती हुई गाड़ी अगर हम पे टच हो गई तो हम उसे पलटा देंगे, उसे फोड़ देंगे। ये सब हरकतें पहले भी करते रहे, लेकिन अभी जो प्रशासन का सपोर्ट मिला है कि नहीं नहीं आप पवित्र हो, आपको तो कोई छू ही नहीं सकता, आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ये टेंडेंसी खतरनाक है। ये तो मतलब व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाली बात है कि हम खुद ही अपनी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं कि नहीं ठीक है भीड़ अब तय करेगी। ऐसा मेरा ऐसा मानना है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बचपन से इन लोगों को।
एक ये सुंदर सी परंपरा थी, जैसे कि मतलब मैं वारकरियों को भी देखता था महाराष्ट्र में, जो वो जाते हैं, जो तुका और संत ज्ञानेश्वर के अनुयायी ज्यादा हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं सिर्फ, तो वो बहुत शांति से बिना ज्यादा शोर शराबे के अपना भजन गाते हैं, उसमें कोई स्पीकर ये सब डिजिटल ये वो नहीं रहता है। तो बेसिकली ये जो आज की इस खबर का मतलब दरअसल ये है कि कैसे ये जितना अधिक डिजिटाइज हो रहा है कांवड़ यात्रा, उतना अधिक जो है वो टायरेनी, मतलब वो अपना ही वो एक स्थानीय और क्या बोलते हैं तात्कालिक आतंकवाद अपना लेकर आ रहा है बाकी लोगों के लिए, और जिसमें सरकार शामिल है, इसलिए वो हम उसको आतंकवाद नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये तो लोगों की आस्थाओं के हम सम्मान कर रहे हैं। पर अब देखेंगे कि इस बीच जो खबरें आती हैं, और शायद सबको सावधान भी रहना चाहिए जो उन रास्तों में पड़ते हैं, कि भाई वो अपना ख्याल रखें और उन लोगों को बताएं कि इसमें ये पंगे न लिए जाएं, और साथ ही क्योंकि आपकी कोई सुनवाई कौन करेगा, कहाँ जाएंगे आप शिकायत लेके अगर कुछ ऐसा होता है तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको लेकर तो ऐसी खबरदार भी रहें और साथ में चौकन्ने भी रहें कि क्या हो रहा है। इसके आगे चलते हैं, और जो एक उप सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने कई चीजें एएनआई को एक इंटरव्यू में कहा है कि एक तो ये कहा कि चीन के पाकिस्तान के जो 80% हथियार है वो चीनी हैं, तो चीन के साथ उन्होंने उनके संबंध को स्थापित करने की कोशिश की। साथ में ये भी कहा कि जब सिंदूर हो रहा था तो चीन उनको पल पल की जानकारियां जो भी उनके पास सैटेलाइट से और बाकी चीजों से मिली थी वो पाकिस्तान को वो मुहैया करा रहा था। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो एक तरह से बदला है, जो लद्दाख का जो बदला है, जो उन्होंने वहां पे पाकिस्तान के जरिए लिया, और उसमें जो है एक वो कोशिश की उसके लिए। तो फिर पाकिस्तान के साथ ही एक और खबर जो सिंधु इंडस रिवर ट्रीटी जो है उसको लेकर है, कि भारत ने उस जो मध्यस्थता न्यायालय ने जो कहा है उसको मानने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा है कहने के लिए कि ये तो भारत का तो पता ही था कि ये इस तरह से। फिर पहले मुनीर वहां गए थे जिन्होंने फेमसली लंच किया था ट्रंप के साथ, अब उनके एयरफोर्स के जो चीफ हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं वो अमेरिका में हैं, और अब वो पाकिस्तान और अमेरिका की सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने में के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। दलाई लामा पर जैसा कि उम्मीद थी कि विवाद शुरू हो गया है। चीन रिजिजू ने कल कहा कि तो उनका हक है कि वो किस तरह से क्या करें, पर साथ ही बाद में जब चीन ने इस पर ऐतराज जताया तो कहा कि रिजिजू बुद्धिस्ट हैं इसलिए उन्होंने ये अपना बयान दिया था, हालांकि सरकार का वो ऐसा नहीं। तो ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है कि हम दलाई लामा के साथ हैं या हम चीन के आगे फिर से इसको एक विवाद की तरफ जाने वाले। चीन ने सीधे कहा है ना इस मामले में कि भाई अगर इस तरीके की आप बातचीत मत करो, ये हमारी जो द्विपक्षीय वार्ता भारत और चीन के बीच में चल रही है उसमें जो प्रगति हो रही है उसमें दिक्कत आ सकती है, आप इस तरीके के बयान मत दीजिए, ये हमारा अपना मामला है चीन और तिब्बत का। तो उन्होंने कह दिया कि भाई वो उनकी निजी आस्था थी, उन्होंने कह दिया, हम कुछ कह ही नहीं रहे। तो हाँ, मतलब जो जिन दलाई लामा को इतने समय से तिब्बत की सरकार भारत से चल रही है, जो तो वो सब आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से होता है, क्योंकि एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है जो नया उत्तराधिकारी नियुक्त होने के बाद और उसके बाद तिब्बत के लोगों के साथ क्या होने वाला है। और उसमें भारत लंबे समय से दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के साथ में रहा है, तो अब आगे का देखना पड़ेगा कि आगे सिर्फ भारत ही क्यों, बाकी पश्चिम के जो सारे देश हैं, दलाई लामा नोबेल लॉरेट है शांति के, और अमेरिका उनके साथ हमेशा रहा है,
तो अब उसमें एक है कि जहाँ पे तिब्बती बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको उनकी अपनी आध्यात्मिक सिलसिला किस तरह कैसे जारी रहता है, और दूसरा ये है कि चीन के साथ जो राजनीति और उसके जो बाकी जो दूसरे अर्थात हैं उनको लेकर कैसा देखा जाता है। तो ये भी एक ध्यान में रखने की बात है कि इसको आगे किस तरह से होता है। एनसीईआरटी को लेकर जो है ये बहुत दिलचस्प है कि एक तो जो किताबें बच्चों के स्कूल शुरू होने को आ गए हैं, और उधर जो है किताबें तैयार नहीं हो पाई हैं क्योंकि इस आरएसएस के लोगों की तरफ से उसको, तो मेरे ख्याल से और वक्त लगता है। 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल। तो जिन लोगों को आरएसएस ने लगाया इस काम के लिए, वो लोग जाहिर तौर पे चौथी और पांचवी की किताबें पढ़ने में उन्होंने खासा अनुसंधान और शोध ऐसा कर रहे होंगे जरूरी, जिसके कारण जो है किताबें समय पे नहीं छप पा रही हैं। और बच्चों को किताब अगर समय सही में नहीं मिल पाती तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो उनको मुकम्मल करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। और चौथी और पांचवी में एक भी शब्द और एक भी ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए जो कि उनको लगे कि ये उनकी सिद्धांत और विचारधारा से जो है कहीं इतर कोई बात कहीं चली ना जाए। और ये समय में वो देख नहीं पाए हैं इस बात को लेकर जो है। तो ये एक नए निजाम का ये भी वो चीज है। उड़ीसा में जो मिड डे मील मिल रहा है उसमें उसको लेकर भी सवाल है कि कितना वो एक वायरल आया है, वीडियो वायरल हो गई जिसमें क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर सवाल है। तो वो एक है कि मिड डे मील में किस तरह का खराब खाना खासतौर पे बच्चों को क्यों दिया जा रहा है। और फिर जो दक्षिण और उत्तर की, दिल्ली और दक्षिण के बाहर बीच में एक लगातार एक वो चल रही तनातनी, उसमें डीएमके ने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह ने जो है उनको ज्यादा पैसा बंटन के झूठे दावे किए। तो उन्होंने केंद्र पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झूठ बोलने के आरोप उन पे लगाए। और साथ ही जो बंगाल का एक नया वो जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी में ही बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे शायद सहमत ना हो, और क्योंकि उनकी राजनीति उसके हिसाब से चलती है। जैसे कि ये नीतीश राणे का बेटा जो लगातार नारायण राणे का बेटा, नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे, आई एम सॉरी। तो ये इनको लेकर अगर जो बंगाल के जो नए अध्यक्ष और नीतीश राणे आपस में तो उनके बीच में भी शायद खासी जो है बहस और चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये भी हम सब तरह के रंग देख सकते हैं कि एक है जो गोरक्षा की बात करेगा, एक कहेगा कि नहीं केरल में और नॉर्थ ईस्ट में कि भाई आप बीफ को लेकर हमारे कोई इशू नहीं है। फिर एक बंगाल में कहेगा कि नहीं मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक महाराष्ट्र में कहेगा कि नहीं हमें दिक्कत है मुसलमानों से। तो ये जो नया एक पूरा एक, और ये भी शुरू में लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है, पर अपने आप कुछ नहीं हो रहा होता। इसमें ये एक तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कहा किया जाता है जिसमें सब लोग, कोई आदमी कुछ भी कह के आगे निकल सकता है, उसकी आप जुबान नहीं पकड़ सकते, जिसके लिए उसको आप जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। मेरे ख्याल से इन 11 सालों में सबसे बड़ा जो उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की है कि शब्द अपने मतलब खो चुके हैं कि उनको आपने कुछ कहा तो मैं आपको उसके लिए जवाब नहीं ठहरा सकता। तो ये वो अपने आप में एक जिसको बोलते हैं कि जमीनों का खिसकना, जैसे कि हम अमेरिका में भी देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसका कोई आप मतलब कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि कल को तुरंत वो बदल जाएंगे, कल को मुकर जाएंगे, कल को वो पलट जाएंगे। तो ये जब बहुत सारे लोग जो हैं किसी अलग अलग तरह से बात कर रहे होते हैं किसी चीज को लेकर, और उसको लेकर वो जिम्मेदारी के साथ और जवाबदेही के साथ बात नहीं कर रहे होते, तो वो अपने आप में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके रखता है। राजेश? हाँ, ये पूरा पाखंड का मामला है एकदम। आपका जो दोहरा जो चरित्र है वो दिखाई पड़ता है, मतलब आए दिन जो आती है सामने।
और मतलब अंदर से कुछ हैं आप और बाहर से कुछ हैं, और इसको ही जो है एक सफलता का पैमाना मान लिया गया है। और जितना आप इसमें मतलब पैनापन लाते जाएंगे या इसमें आप जो है तरक्की कर लेंगे इस रूप में, जितना आप इसको मानते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे कि आप कहें कुछ और करें कुछ। मतलब वही वाली बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका ये, मगर फिर आप जब चुनाव आता है तो फिर आप क्या कहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं कि साहब ये इनको बांट देंगे, ये छीन लेंगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। जब आप मतदान केंद्र में जाएं तो फला के नाम पर जो है जय बोल के मोहर लगाएं, तो मतलब और फिर आप सबका साथ, सबका विकास, तो है ना, ये हिपोक्रेसी जो है, ये जो पाखंड है, ये दिखाई देता ही रहता है इसको। मतलब एक लेकिन चिंताजनक बात ये है कि इसको जो है सफलता की कुंजी मान लिया गया है, और लोग भी मतलब पता नहीं कैसा क्या, आप जैसे महाराष्ट्र में जो हिंदी को लेकर के आप देखिए आप कैसा चल रहा है एकदम। मतलब जो वो नीतीश राणे ने हिंदी के बारे में, हिंदी की इतनी ज्यादा चिंता, हिंदी की, जब नारायण राणे, नीतीश राणे के पिताजी जब शिवसेना में थे, तब शिवसेना में रह करके जो चीजें हिंदी के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, यूपी के भैयन के खिलाफ किस तरह की जो है घटनाएं सामने आती थी, लेकिन वही नीतीश राणे, तो अब ये पाखंड है कि नहीं है? ये पाखंड, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक आईपीएल की तरह की, आज मैं चेन्नई तरफ से खेल रहा हूँ और कल मैं चंडीगढ़ की तरफ से खेलूंगा, तो उसमें क्या मतलब, मैं तो जो क्लब मुझे साइन करेगा मैं उसके साथ खेलूंगा। एक तो ये राजनीति का हो रहा है जिसमें कि आप कोई कंसिस्टेंसी नहीं देख सकते, कोई उसकी चाहे विचारधारा की हो, उसकी प्रतिबद्धता की हो। तो एक तो ये बड़ा जो चक्कर है कि कल वो गौरव भाटिया कल तक जो था वो सपा का प्रवक्ता था, फिर अब वो भाजपा के लिए इस तरह की ऐसी बकवास करा जो कि मतलब जो कि बीजेपी के लोग भी शायद, या पहले के जो लोग हैं, उदाहरण दिया, ये जो आईपीएल का उदाहरण दिया, ये बहुत सटीक है कि मतलब आज हमको सीएसके ने ज्यादा पैसे देके खरीद लिया था, उसके हो गए। कल हम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने हमको खरीद लिया ज्यादा पैसे में, तो हम उसके हो गए। ये उस तरह का, ये बिल्कुल आईपीएल टाइप ही चल रहा है। और मतलब अनेक उदाहरण है, कोई वैचारिक रूप से कोई सिद्धांत नहीं, कोई मतलब कोई विचारधारा नहीं। आप जो है जहां जिस टीम से खेलने लगते हो तो फिर उसी के अभी हाँ अब आइए। लेकिन इस बार मतलब इसमें एक दिलचस्प मामला ये हुआ ना कि उधर से मन से कि अगर गुंडे अगर आम किसी को पीट दे रहे हैं, तो इधर से भाजपा वाले भी धमका रहे हैं कि भैया अब हम तुम्हें भी पीटेंगे, तुम दूसरे राज्यों में आओगे तो अब तुम भी मराठी बोलोगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि दो गैंग बिल्कुल आमने सामने आ गई है, और आम आदमी देख रहा है कि आपस में पहले तुम लड़ लो, फिर तय कर लेना, फिर हम आते हैं। तो अभी तो ये स्थिति बन रही है। इनकी त्यागी जी की आवाज जो है ना, प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, मुझे लग रहा है वो इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम आ रहा है आज में। मुझे अभी नहीं आ रही आपकी आवाज? अभी आ रही है? आवाज आ रही, हाँ। तो कुल मिला के इस बार दो ताकतवर पक्ष आमने सामने आ गए ना भाषा को लेके। कम से कम हिंदी वालों को पक्ष पहले सुनते थे कि पीटी रहे, अभी भाजपा वालों ने बोला ठीक है हम भी लड़ेंगे इस मामले में। नहीं, पर वो एकाएक ऐसा कैसे, कि कौन सोच रहा है, किससे बात की गई? क्या स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात की गई हिंदी को वहां पे थोपने से पहले? मतलब ये जो भी पूरा जो चल रहा है, फिर क्या ये शिक्षकों से पूछा गया कि आप बच्चों को पे कितनी भाषाएं पढ़ा, कोई बच्चा कितनी भाषाएं सीख सकता है? हिंदी के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो उनके लिए भारत की जो जुबानें थी, जो कि ज्यादा विकसित, ज्यादा लोग उनकी जो अपनी जुबान थी उनको हमने छीन लिया बहुत सारी जगहों से। मुझे याद है कि जब हम न्यूज रूम में जब शुरू में जब दिल्ली आए थे, तो कैसे हम लोग मध्य प्रदेश से आए थे, राजेश और मैं, और हमें जो है बाकी क्षेत्रों के जो थोड़ा सा अजीब लगते थे, क्योंकि उन पे जुबानें हावी थी उनकी भाषा पर, और
हम उसका भी एक तरह से उसमें भी एक तरह का रंग भेद जैसी चीज थी वहां पर। तो ये और वो हमारे मानसिकता का हिस्सा है कि जिसमें हम इस देश की विविधता को सेलिब्रेट करना बंद कर रहे हैं, और जो कि आपके हिसाब से चाहे वो अब आप देखें तो ईश्वर से लेकर, भाषा से लेकर, कपड़ों से लेकर, हर तरफ वो संबंधों से लेकर, खाने को लेकर, हर जगह वो बात एक तरह से लागू हो रही। तो वही अपने आप में कितना बड़ा जो एक परिवर्तन जो कि थोपा गया है लोगों पे, और कुछ समय के बाद वो आप उसको नॉर्मल मान लेते हैं कि अभी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते, क्योंकि कोई जवाब दे नहीं है, कोई उस बारे में बात कर रहा है ये बताएगा नहीं, और उसके तरीके की जरूरत नहीं रह जाती है फिर उसके बाद जो है। तो वो एक सबसे खतरनाक चीजें होती है। बिल्कुल। नसरुद्दीन शाह का जो पीस एक्सप्रेस में छपा है उसका कुछ हमने छापे हैं दिलजीत दोसांझ, तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी जो विविधताएं हैं, हमारे जो लोग अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, और उसमें जो ये बात कही जाती है कि आप साबित करिए कि आप देशभक्त हैं, साबित करिए कि आप जो है भारतीय हैं, साबित करिए कि आप हमारे हिसाब से हम आपको सर्टिफाई कर सकें कि आप जो है हमारे सब। तो नजीर ने उनके खिलाफ ये बात लिखी कि भाई मुझे कोई साबित नहीं करना है आपके लिए, मैं जो हूँ मेरा काम है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ रहता हूँ। और दुनिया भर के उन्होंने बहुत कारण गिनाए हैं कि कैसे मैं एक जो डाइवर्स और समावेशी भारत में पैदा हुआ बड़ा हुआ हूँ, और वो अब आप उसमें कुछ साबित करने के लिए मेरे पास नहीं है कि मैं फिर से बताऊं कि मैं भारतीय हूँ और मेरी जो है आस्था उस तरह की है। तो ये एक महत्वपूर्ण पीस है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी हिसाब से है। ओलंपिक को लेकर एक खबर है जिसमें उन्होंने, हम गए थे मेजबानी की दावेदारी करने, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपना जो है थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि आपके यहाँ जो कई सारे जो प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स हैं वो ठीक नहीं है, उनको पहले ठीक करिए फिर बात करेंगे उसके आगे। टिमोथी स्नाइडर के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है सबस्टैक पे। और एक खबर जो ऑटो मेकर्स के लिए है कि जहाँ पे चीन की जो नई गाड़ियां हैं उसमें वो दुनिया की बाकी जो बड़ी स्थापित कंपनियों को बहुत बड़ी और प्रभावी चुनौतियां दे रही, जिसपे और तालिबान को रूस ने कह दिया कि हाँ ये एक मान्यता दे दी है बतौर एक सरकार, एक जिसको सब लोग शायद दुनिया में वो कर रहे थे, और रूस ने वो शुरू किया। हालांकि ये इसको रेखांकित करना जरूरी है कि भारत भी काफी तेजी से नजदीक हुआ जा रहा है तालिबान का। हालांकि भारत ने उनको मान्यता तो नहीं दी, पर जब सिंदूर हुआ तो उन्होंने, तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष लिया। आज का ये न्यूज रूम की चर्चा हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम सोमवार को फिर से हाजिर होंगे, कल हम नहीं रहेंगे इसमें। आप लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और सबस्टैक पे, और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।